हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष राजपूत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो एक नए वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आप सभी को आज हम पढ़ाने वाले हैं बायो के बारे में। बायो के बारे में आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को हमें सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं कि एक नया लेक्चर। तो दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमने एक नया बोर्ड ले लिया है, तो आप देख ही रहे हैं हमारा नया बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं उसके साथ। तो चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान की दो शाखा होती हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वह जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जैसा कि हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। तो दोस्तों, जंतु विज्ञान क्या होता है? जंतु विज्ञान वो होता है जिसके अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान वो होता है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो पहले शुरू करने से पहले ये भी देख लीजिए दोस्तों, जो जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं उन्हें अरस्तु को कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार मतलब पेपरों में आता रहता है कि जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर याद कर लीजिए आप, जूलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे करते हैं। जूलॉजी में एक शाखा और आती है, उसे वर्गीकरण के रूप में जानते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि ये जूलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। तो चलिए, जूलॉजी कहते हैं दोस्तों। तो चलिए, आपको यहाँ तक मैंने बता दिया है। चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बताने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। तो दोस्तों, ये 8 प्रकार के होते हैं। तो चलिए आपको बता रहे हैं कौन कौन से 8 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ लिखा है, प्रोटोजोआ संघ। फिर दूसरे नंबर पे आता है पोरीपेरा संघ। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सिलेंट्रेटा संघ। फिर इसके चौथे नंबर पे आता है प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ। उसके बाद आता है दोस्तों एस्केहेल्मिन्थीस संघ। फिर छठे नंबर पे आता है एनिलीडा संघ। अब इसके बाद आता है 7 नंबर पे आर्थ्रोपोडा संघ। फिर इसके बाद 8वें नंबर पे आता है दोस्तों हमारा इकाइनोडर्मेटा संघ। फिर 9वें नंबर पे आता है दोस्तों मोलास्का संघ, और 10वें नंबर पे आता है दोस्तों कॉर्डेटा संघ। अब दोस्तों, हम लोग आप सभी को बताने वाले हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर सारे पॉइंट लिखे हैं, तो अब इसके बारे में हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करके आप बताएंगे। जैसे कि प्रोटोजोआ संघ में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से जंतु आते हैं, फिर पोरीफेरा में कौन से जीव आते हैं, फिर सिलेंट्रेटा में कौन से जीव आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको विस्तार से एकदम बता रहे हैं दोस्तों, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। और चलिए दोस्तों, हमने पहला पॉइंट लिख लिया है प्रोटोजोआ संघ। तो चलिए दोस्तों, प्रोटोजोआ संघ के पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ लिखा है, प्रोटोजोआ शब्द का उपयोग सबसे पहले गोल्डफस ने किया था। जो प्रोटोजोआ शब्द है, सबसे पहले गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो चलिए इसका सेकंड पॉइंट क्या है देख लेते हैं। तो प्रोटोजोआ सबसे साधारण और यूनिसेल्युलर जंतु होते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों। और तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब जो बहुत छोटे होते हैं उन्हें हम सूक्ष्म कहते हैं। तो चौथा पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में ऊतक या अंग नहीं होते हैं। ऊतक मतलब इंग्लिश में दोस्तों इसे टिश्यूज बोलते हैं, अंग मतलब ऑर्गन बोलते हैं दोस्तों। अब चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण हमारा अमीबा है, अमीबा। और दूसरा उदाहरण हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम दोस्तों एक चप्पल के आकार का होता है एकदम, वो आप लोग मतलब देखे ही होंगे कहीं ना कहीं। तीसरा उदाहरण हमारा यूग्लिना है, और चौथा उदाहरण हमारा एसीटेबुलेरिया है दोस्तों। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है पोरीफेरा संघ। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, पोरीफेरा संघ में क्या क्या आता है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, यह साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु
खारे पानी में पाए जाते हैं, समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। जो ये जंतु होते हैं एक कोष के मतलब बहुकोषीय होते हैं दोस्तों, और यह खारे पानी में पाए जाते हैं, समुद्री चट्टानों पर पाए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं। मतलब जो ये जंतु होते हैं पोरिफेरा वाले जंतु, इनके शरीर पे बहुत से छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें ऑस्ट्रिया कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए अब तीसरे पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट यह है कि चलिए इनका आकार अनियमित होता है। मतलब इनका आकार अनियमित होता है मतलब बहुत बढ़ता रहता है दोस्तों। और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। जो ये जीव होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और फिर इसके उदाहरण पे आ जाते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है? इसका उदाहरण, पहला उदाहरण है साइकन है। दूसरा उदाहरण है स्पंजिया है। फिर तीसरा उदाहरण यूप्लेक्टेला है। तो चलिए अब तीसरे पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा पॉइंट है सिलेंट्रेटा संघ। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, सिलेंट्रेटा संघ में क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इसका नया नाम निडेरिया होता है। इसका नया नाम निडेरिया है। सिलेंट्रेटा का ही नाम ही निडेरिया है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है, इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। जो ये सिलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं समुद्री जल में पाए जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है। मतलब ये जो सिलेंट्रेटा होते हैं ये धागे की तरह होते हैं। फिर इन जंतुओं में रक्त नहीं होता। जो ये जंतु होते हैं इनमें रक्त की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों। फिर भी ये श्वसन करते हैं। मतलब रक्त नहीं है तब भी ये लोग सांस लेते हैं दोस्तों। फिर चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसमें श्वसन तंत्र भी नहीं होता, उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होता है, परिसंचरण तंत्र कुछ भी पाया नहीं जाता है दोस्तों। अब चलिए इसके उदाहरण जान लेते हैं कि उदाहरण क्या क्या होता है। चलिए दोस्तों, उदाहरण हमारा हाइड्रा है, फिर दूसरा ऑरेलिया है, फिर तीसरा हमारा मूंगा है। तो दोस्तों ये आपको उदाहरण बता दिया है दोस्तों अब आपने मतलब 3 पॉइंट तो पढ़ लिए। तो दोस्तों अब इतना पढ़ लिया तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करते ही बढ़िए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं थोड़ा अच्छा, जब मतलब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमारा और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब चौथा पॉइंट हमारा है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं और कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो दोस्तों सभी जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है, इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है। आहार नाल मतलब जिससे हम लोग, जैसे ये खाना खाने की एक आहार नाल हम लोगों की है, तो जो ये जीव होते हैं इसमें आहार नाल नहीं होती है। इसलिए यह सभी जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब यह खुद मतलब अपना भोजन बना भी नहीं पाते हैं और यह दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मतलब ये परजीवी होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं, जीव होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, ये सभी जंतुओं का मनुष्य पालतू पशु और जंगली जंतुओं से आश्रय होता है और इन्हीं की सतह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों जैसे कि इसमें बता रहा है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जीव होते हैं यह मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं, जंगली जीव पर निर्भर रहते हैं और पशु पर निर्भर रहते हैं। क्या पता कि यहाँ पर हमारी जो ये सतह है इस पर ये प्लेटीहेल्मिन्थेस जीव बैठे हों, तो इसी से ये सब भोजन बनाते रहते हैं दोस्तों। फिर इसके उदाहरण क्या है ये भी जान लेते हैं। उदाहरण दोस्तों है प्लेटेनेरिया उदाहरण है। फिर दूसरा उदाहरण है फेसिओला उदाहरण है। तीसरा उदाहरण हमारा टीनिया सोलियम उदाहरण। तो चलिए अब चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग 5वां पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है एस्केहेल्मिन्थेस संघ। तो चलिए इसके बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। चलिए इसके बारे में जहाँ ये पहला लिखा है, इन्हें राउंड वर्म भी कहते हैं। मतलब हिंदी में इसे राउंड वर्म को बोलेंगे गोल कृत्रिम भी कहते हैं। राउंड वर्म इसलिए कहते हैं दोस्तों, जो
इस संघ में प्लेटीहेल्मिन्थ में, तो इस संघ में जो जीव आते हैं वो मतलब गोल होते हैं, जैसे कि ऐसे इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं दोस्तों। और फिर दूसरे पॉइंट में जैसे कि लिखा है, यह जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं। जो ये जीव आते हैं आपने पता कर लिया कि ये गोल होते हैं एक प्रकार के, और गोल भी होते हैं। जो जीव होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और जो कुछ जीव होते हैं वो एकदम स्वतंत्र रहते हैं। चलिए इसके अब उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। उदाहरण हमारा एक ही उदाहरण है, एस्केरिस थ्रेडवर्म। तो चलिए दोस्तों अब छठे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा छठा पॉइंट है कि एनीलिडा संघ। एनीलिडा संघ में कौन कौन से जीव आते हैं, इसके क्या क्या प्रकार हैं, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्राणी जलीय भी हो सकते हैं। मतलब जो एनीलिडा जीव होते हैं वो जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी, स्वतंत्र जीव और परजीवी भी हो सकते हैं। मतलब स्वतंत्र भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा रहता है। जो ये एनीलिडा जीव होते, एनीलिडा संघ के जीव होते हैं, इनका खंडों में शरीर बट सकता है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल से आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको और पता चल जाएगा इसका विस्तार से एकदम। तो उदाहरण हमारा दो ही हैं, जैसे कि एक केचुआ होता है और जोक होता है। तो चलिए केचुआ के बारे में बात करते हैं। आपने बारिश में देखा होगा कि केचुए, जब बारिश होती है तब जमीन के नीचे केचुए बहुत सारे निकलते हैं। तो जब केचुए के ऊपर निकाल के आप देखें तो केचुए का आप जब दो काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो अपना शरीर दोबारा जोड़ लेगा केचुआ। फिर इसी प्रकार से जोग भी बारिश में ही होती है। जो गांव में जो भैंस नहीं होती दोस्तों, उसके शरीर पे चिपकी रहती है, एकदम काली काली होती है। जब वो मतलब खून गाय का एक प्रकार से वो चूसती रहती है। चलिए जो जोग होती है, अगर जोग को वहां से गाय के शरीर से निकालेंगे और उसके ऊपर नमक डालेंगे तो एकदम सुकड़ के छोटी सी हो जाएगी, इतनी सी। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक हो गया। चलिए 7 पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। हमारा 7वां पॉइंट है आर्थ्रोपोडा संघ। तो चलिए आर्थ्रोपोडा के बारे में बताने जा रहे हैं। आर्थ्रोपोडा ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। जो ये आर्थ्रोपोडा संघ है, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है, पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं। मतलब पृथ्वी पर 2/3 आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं। फिर लिखा है इस संघ के जंतु जल, थल, वायु तीनों स्थान पर पाए जाते हैं। जो आर्थ्रोपोडा जीव होते हैं जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। और फिर पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से बना होता है। सिर से बना होता है, वक्ष से बना होता है और उदर से बना होता है। जो इन आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं तीन चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे कि पहला हमारा सर होता है, वक्ष मतलब ये वाला शरीर, ये वाला साइड हो गया, और जो उदर मैडम नीचे वाला साइड हो गया एकदम। ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों चलिए अब उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण में क्या आता है, चलिए बिच्छू आता है। तो बिच्छू आप जानते ही होते हैं, जो सपेरा आता है एकदम उसके पास होते हैं बिच्छू, जो मतलब कैद करके रखता है। फिर उसके बाद मकड़ियाँ आते हैं, आप घर में होते ही मकड़ियाँ एकदम जाले सबके घरों के कोने कोने में लगे रहते हैं। फिर झींगा आता है, झींगा जो पानी में शायद झींगा मिलता है। फिर इसके बाद केकड़ा आता है, केकड़ा भी पानी में मिलता है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है कॉकरोच। कॉकरोच तो हर घर में मिलेगा, गंदे जगह बर्तनों में मिलेगा, बहुत जो गंदी जगह होती है वहां पर कॉकरोच मिलता है दोस्तों। अभी इससे पहले मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसका केचुए का, जो केचुआ होता है दोस्तों वो उसकी आंख नहीं होती है दोस्तों। तो चलिए इसके अभी आर्थ्रोपोडा बता रहे हैं, तो आर्थ्रोपोडा के बाद अब 8वां पॉइंट बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए उसके बाद उसको देखते हैं। तो दोस्तों अब आ चुका है 9वां पॉइंट, जो है मोलास्का। मोलास्का के बारे में जान लेते हैं, मोलास्का क्या होता है। तो जैसे कि लिखा है इन जीवों का
शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलास्का कहते हैं। जो मोलास्का संघ के जीव होते हैं बहुत ही मुलायम होते हैं और मुलायम और स्टिकी होते हैं, इन्हें इसी कारण इनको मोलास्का जीव कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट है, इस संघ के जीव समुद्री होते हैं। मतलब जो मोलास्का संघ के जीव होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, इसीलिए समुद्री बोला जाता है। कुछ स्वच्छ जल व स्थल में भी पाए जाते हैं। मतलब जो जीव होते हैं कुछ स्वच्छ जल साफ पानी में भी रहते हैं और स्वच्छ स्थल में भी पाए जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इन जीवों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। मतलब जो मोलास्का के जीव होते हैं दोस्तों, इनका मतलब हम लोग तो नाक से मतलब सांस लेते हैं, जो ये समुद्री जीव होते हैं गिल्स के द्वारा आप सांस लेते हैं। तो चलिए उदाहरण जान लेते हैं दोस्तों। पहला उदाहरण है ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस जानते ही होंगे दोस्तों, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, एकदम कटोरे के जैसा वो निकला होता है उसके पैरों से। फिर उसके बाद में सीपिया, फिर इसके बाद सिप आता है दोस्तों, ये समुद्र में पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे नदी वदी में सिप मिल जाते हैं, जैसे एकदम इस प्रकार का होता है सिप, एकदम ठोस पत्थर का होता है। फिर इसके बाद पैला आता है, पैला को ही घोंगा बोलते हैं दोस्तों। घोंगा देखते हैं बारिश में निकलता रहता है दोस्तों, जैसे एक इस प्रकार का उसका मतलब कवच होता है, तो यहाँ पर ये घोंगा मतलब छिपा बैठा रहता है। तो चलिए अब 10वां पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 10वां पॉइंट होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 10वां पॉइंट है कॉर्डेटा। ये जो पॉइंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये पॉइंट अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम पढ़े, अगर ये पॉइंट नहीं पढ़े तो समझिए कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि ये जो पॉइंट है इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। यह संघ काफी बड़ा महत्वपूर्ण संघ है। मतलब यह जो कॉर्डेटा संघ है बहुत ही बड़ा है और महत्वपूर्ण है, जैसा कि इसमें बोला गया है। इस संघ, दूसरा पॉइंट आता है फिर, इस संघ में कछुआ, घोड़ा, हाथी, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी सब आते हैं। जो कॉर्डेटा संघ होता है इसमें बहुत सारे सब लोग मतलब सभी प्रकार के जीव आते हैं, जैसे कछुआ, घोड़ा, हाथी, तोता, बकरी, ऊंट, मनुष्य तक भी आता है दोस्तों। चलिए इसके बाद फिर क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट है, कॉर्डेटा को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए जो छोटे छोटे वर्ग हैं इसके बारे में जान लेते हैं क्या है वर्ग। तो जैसे कि पहला मतलब नंबर है हमारा मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग होता है दोस्तों, जैसे इसमें मछलियों के बारे में बांटा गया है कि मत्स्य वर्ग के बारे में। फिर आता है उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग में मेंढकों के बारे में बांटा गया है, मेंढक। उभयचर वर्ग मेंढक के बारे में बांटा गया है। फिर तीसरा पॉइंट है, तीसरा मतलब नंबर है सरीसृप। सरीसृप मतलब मगरमच्छों के बारे में बांटा गया है। फिर आता है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग जानते हैं, उसमें चिड़िया विड़िया के बारे में सब बताया गया है। फिर आता है हम लोग स्थान, जो इंसान होते हैं उनके स्थानधारी वर्ग। तो अभी ये आपका कॉर्डेटा के जो पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम जो 10 पॉइंट है वो सारे विस्तार से मैंने बता दिया है। तो दोस्तों अभी पूरी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, अब इन सब के बारे में आपको खाली ये बताना है, जो आपके दो कॉर्डेटा संघ में मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग आते हैं। अब इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि मत्स्य वर्ग क्या है। दोस्तों तो अब हम पढ़ने वाले हैं मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग क्या होता है, इसके बारे में मतलब क्या क्या इसकी चीजें हैं, तो चलिए विस्तार से एक बार जान लेते हैं मत्स्य वर्ग क्या होता है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर लिखा है मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग आप नाम से पता कर सकते हैं कि इसके अंदर मछलियां आती हैं। जैसे माँ से मछली, फिर इसके बाद मछली आती है। तो चलिए इसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि अंदर क्या कहते हैं। जैसा कि लिखा है इसके अंतर्गत मछलियां आती हैं दोस्तों, मतलब जो मत्स्य वर्ग है इसके अंदर मछलियां आती हैं। फिर लिखा है जैसे कि मछलियां श्वसन मतलब सांस लेने, मछलियां श्वसन की क्रिया गिल्स द्वारा करती हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ लिखा है गिल्स मतलब हम लोग सांस तो नाक के द्वारा लेते हैं,
और जो मछलियां होती हैं वो सांस लेने की प्रक्रिया फेफड़े से करती है। मतलब मछलियां देखे होंगे आप, यहाँ पर एक होता है तो उससे मछलियां सांस लेने की प्रक्रिया करती हैं। तो चलिए अब इसके उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण क्या होता है? उदाहरण जैसा कि शार्क लिखा है दोस्तों। फिर चलिए शार्क में क्या क्या लिखा है। इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है। जो शार्क होती है दोस्तों, इसमें उसके पूरे शरीर में कहीं भी हड्डी नहीं होती है और इसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। जो शार्क होती है इसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। शायद डॉग फिश इसलिए नाम रखा होगा कि यह बहुत बड़ी है और देखने में खूंखार लगती है। दांत तो आपने देखने ही है, आदमी अगर आ जाए तो चबा खाएगी उसे। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर दूसरा उदाहरण है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस है यह एक समुद्री मीन है। जो हिप्पोकैम्पस है यह एक समुद्री मीन है जिसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है। मतलब जो हिप्पोकैम्पस है उसे समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। जो समुद्री घोड़ा होता है उसे यह एक मछली है और जो विश्व में जितनी भी मछलियां हैं वह सबसे विश्व में जितनी भी मछलियां हैं दोस्तों, उसमें से जो ये हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा है यह बहुत धीरे चलता है। एकदम बहुत ही धीरे धीरे स्लोली चलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा उदाहरण है पाषाण मछली। पाषाण मछली, जो पाषाण मछली होती है यह सबसे विषैली मछली होती है। दोस्तों जो पाषाण मछली होती है ये समुद्र में ही पाई जाती है। इसे माना जाता है ये सबसे विषैली मछली होती है। जो पूरी जितनी मछलियां समुद्र में जिससे मछलियां पाई जाती हैं सबसे अधिक विषैली मछली पाषाण मछली कहा जाता है। तो दोस्तों पाषाण मछली को हम लोग स्टोन फिश के नाम से भी जानते हैं। तो ये लिख देते हैं स्टोन फिश। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद उभयचर वर्ग आता है। तो दोस्तों उभयचर वर्ग के बारे में जान लेते हैं। उभयचर वर्ग में क्या क्या आता है दोस्तों। उभयचर वर्ग, चलिए दोस्तों अब उभयचर वर्ग जान लेते हैं कि उभयचर क्या होता है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से उदाहरण हैं। तो दोस्तों हमारे ये उभयचर वर्ग है। उभयचर वर्ग, इसके बाद पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम्पल भी पढ़ लेंगे। तो जैसा कि दोस्तों लिखा है, इस वर्ग के सदस्य जल व स्थल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं। जो उभयचर वर्ग में जीव होते हैं वह जल में भी पाए जाते हैं और थल में भी पाए जाते हैं। थल मतलब जमीन, दोनों स्थान पर पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें एम्फीबिया या उभयचर वर्ग भी नहीं, एम्फीबिया या उभयचर भी कहा जाता है। तो इसका जो उभयचर वर्ग है एक नया नाम निकल के आया है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा है एम्फीबिया नाम से भी उभयचर वर्ग को हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज बताने वाले हैं कि जो यह वीडियो बना रहे हैं हम, यह थोड़ी सी लंबी होने वाली है मगर बहुत ही मजेदार वीडियो होगी। तो इसको ध्यान से एकदम पढ़िएगा। और दोस्तों यह भी एक बात बता दें कि दोस्तों जो यह वीडियो बना रहे एक प्रकार से हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मतलब इसमें बहुत सारी मेहनत करें हैं तब जाके यह, मतलब कम से कम 4 दिन लगे हैं इस वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों आप लोग इस पे बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखाएगा और व्यूज भी थोड़ा बढ़िया दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। चलिए अब दूसरा पॉइंट जान लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों जैसा दूसरा पॉइंट है, इनके शरीर पर बाल व पंख नहीं होते हैं। जो उभयचर वर्ग के लोग होते हैं, जीव होते हैं, मतलब उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर अंडरलाइन कर देना कि इसलिए बाल भी नहीं होते हैं, पंख भी नहीं होते हैं दोस्तों। पर इनकी त्वचा काफी चिकनी होती है। जो मतलब उभयचर वर्ग के जीव होते हैं इनकी त्वचा काफी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले सभी जीव त्वचा से सांस लेते हैं। जो उभयचर वर्ग में जीव आते हैं त्वचा से सांस लेते हैं, मतलब एक नया प्रकार का वो निकल के आया है दोस्तों। जैसा कि सब कहीं नाक से सांस ले रहे हैं, कोई गिल्स से सांस ले रहा है। देखिए अब ये त्वचा से सांस लेते हैं। चलिए अब उदाहरण जान लेते हैं कौन कौन से आते हैं। उदाहरण है मेंढक और हाइला। तो दोस्तों मेंढक आप जानते हैं कि मेंढक पानी में भी रह सकता है और ये क्या कहते हैं
इसमें जमीन पे भी रह सकता है। आप दोनों देखें, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि जब बारिश होती है तो मेंढक बारिश में मतलब निकलता है, और पानी में भी ज्यादातर वो पानी में रहता है, फिर उसके बाद वो जमीन पर भी आ जाता है। फिर हाइला भी होता है, ये भी दोनों जगह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। तो दोस्तों, और इनकी त्वचा बहुत चिकनी होती है, इसलिए ये त्वचा से सांस लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा वर्ग जान लेते हैं कि दूसरा वर्ग क्या होता है। तो दोस्तों, सरीसृप वर्ग, अब इसके बारे में जान लीजिए। सरीसृप वर्ग क्या होता है। सरीसृप वर्ग, आप लोग यहाँ खाली जो ये वर्ग है खाली इसको ध्यान से पढ़िए तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि सरीसृप वर्ग में कौन कौन जीव आते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर सरीसृप लिखा है। सृप मतलब आप जानते हैं इसमें सांप वाप जैसे आते हैं, तो इसलिए यहाँ से मतलब इसको देख के ही आप पहचान सकते हैं इसमें कौन कौन से जीव आ सकते हैं। जैसे कि आपने पॉइंट में हम लोग लिखे हैं कि यह सामान्य स्थलवासी होते हैं, पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। ये सभी जंतु अनियत तापी होते हैं। दोस्तों, वैसे सरीसृप वर्ग में कुछ स्थल में रहते हैं और कुछ जलवासी भी होते हैं। मतलब थोड़े जैसे बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे कुछ समय पानी में व्यतीत करते हैं, कुछ समय मतलब ये जमीन पे व्यतीत करते हैं। बहुत से जीव होते हैं। जैसे पिछले अभी पॉइंट में मैंने आपको बताया था, जो मतलब पानी में जैसे मेंढक होता है, जल में भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो इसमें भी उसी प्रकार है, जैसे थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। अब चलिए एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल होता है कछुआ। कछुआ भी दोस्तों इसमें सरीसृप वर्ग में आता है। जैसे इसके बाद है घरेलू छिपकली। तो घरेलू छिपकली आप देखेंगे घर में कोने में या छिपी कहीं मतलब अंधेरे में घरेलू छिपकली भी रहती है। अजगर तो जानते हो, जो सपेरा आता है उसके पास अजगर रहता है दोस्तों, जो मतलब अपनी पोटली में अजगर रखे रहता है। फिर इसके बाद होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ बहुत जगह मिलता है, चिड़ियाघर चले जाइए आपको मगरमच्छ वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट सरीसृप पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो पे हम थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और व्यूज भर के दीजिए। मतलब और भी वीडियो बनाते तो उस पर व्यूज नहीं आता है दोस्तों। क्या हमारे यूट्यूब से दुश्मनी है, इस वजह से नहीं आता है कि मतलब हमारे वीडियो वायरल ही नहीं करना चाहते हैं। चलिए बाकी बात बाद में होती रहेंगी। तो चलिए आप ये नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पक्षी वर्ग। तो चलिए पक्षी वर्ग में क्या क्या आता है ये सब जान लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी प्राणी आते हैं। तो दोस्तों, जो पक्षी वर्ग होता है इसके अंतर्गत वह लोग आते हैं जो हवा में भी उड़ते हैं और जो दौड़ भी सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इस वर्ग के जंतु नियतापी होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। जो पक्षी वर्ग के लोग जीव होते हैं मतलब उनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है सिर मतलब आप लोग जानते होंगे, गर्दन ये होती है। फिर जो धड़ मतलब नीचे का शरीर जो बाकी का होता है उसे, इसलिए इसे कहते हैं 3 भागों में बटा है। उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण क्या होता है। उदाहरण होता है जैसे कि कबूतर तो आप लोग जानते होंगे घर में बहुत सारे पले होते हैं। मोर जंगलों में मिल जाता है। तोता भी घर में पला होता है। ऑस्ट्रिच क्या होता है। ऑस्ट्रिच दोस्तों इसको हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। शुतुरमुर्ग जो होता है दोस्तों यह मतलब जमीन पे बहुत तेजी से दौड़ने वाला जीव होता है। मतलब देखने में भी बहुत बड़ा होता है और इसकी गर्दन भी बहुत बड़ी होती है। जो मतलब अगर जैसे पक्षियों में देखा जाए सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है दोस्तों। मतलब वो इतना बड़ा होता होगा ऑस्ट्रिच का अंडा। कीवी जो पक्षी होता है दोस्तों इसके पर नहीं होते हैं और यह भी मतलब बहुत तेजी से दौड़ता है। और जो कीवी पक्षी है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ तक आपको समझा दिया है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है स्तनधारी वर्ग। ये हमारा लास्ट पॉइंट है और यह सबसे मेन पॉइंट भी है।
तो दोस्तों स्तनधारी वर्ग में देख लेते हैं क्या क्या आता है दोस्तों। जैसा कि लिखा है, इस वर्ग के सभी प्राणी विकसित व संतापी होते हैं। फिर संतापी मतलब इस वर्ग के जो स्तनधारी वर्ग होता है इसमें जो प्राणी होते हैं एकदम विकसित होते हैं। संतापी मतलब पूर्ण विकसित। और फिर चलिए अब दूसरा पॉइंट जानने क्या होता है। इस फिर दूसरा पॉइंट है, स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। जो स्तनधारी वर्ग है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए 3 पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। तो पहला है प्रोटोथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया, फिर तीसरा है यूथीरिया। मतलब स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया। तीनों पॉइंट मैंने बता दिया है। चलिए पहले प्रोटोथीरिया जान लेते हैं। प्रोटोथीरिया में क्या क्या आता है। तो प्रोटोथीरिया यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। जो यह स्तनधारी वर्ग मतलब प्रोटोथीरिया में यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। तो इसका उदाहरण है एकिडना, मतलब यह अंडे देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। फिर इसके बाद आता है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में क्या लिखा है, यह जंतु ना अंडे देते हैं, मतलब ना अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। मतलब जो मेटाथीरिया में जीव आते हैं वह ना बच्चे को मतलब पूर्ण विकसित बच्चे को ना ही जन्म दे पाते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं इसका एग्जाम्पल होता है कंगारू आप लोग देखे होंगे डिस्कवरी में, जैसे कि उसमें कंगारू अपने बच्चे को मतलब पूर्ण विकसित नहीं देता है तो उसको अपने एक यहाँ थैली रहती है पेट के पास, उस थैली में रखता है, अपने बच्चे का पालन पोषण करता है जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता और वह पूर्ण विकसित नहीं हो जाता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं यूथीरिया में क्या होता है। यूथीरिया सभी जंतु पूर्ण विकसित जन्म देते हैं। मतलब यूथीरिया के जो जीव होते हैं यह अपने बच्चे को पूर्ण विकसित जन्म देते हैं। तो उदाहरण क्या है, चूहा आपके घर में ही होगा, आप लोग जानते होंगे। कुत्ता आपके मोहल्ले में होगा या घर में पला होगा, ये पूर्ण विकसित। फिर गाय आप लोग गांव में गए होंगे तो गांव में देखेंगे या आस पड़ोस में आप सबके गाय होगी। बाघ जो जंगलों में मिलता है ये आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम की एक वीडियो जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग यह वीडियो जब भी देखें, अगर वीडियो थोड़ी मतलब लंबी है, अगर थक जाते हैं तो 5-10 मिनट का आराम ले लीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा। क्योंकि लगातार देखेंगे तो आप लोग ना सिर दर्द करने लगेगा, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा और वीडियो समझ में नहीं आएगी तो पढ़ाने का मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अच्छे से अच्छे व्यूज आए तो हम एक अच्छी सी और एक नई वीडियो लेके आए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।